वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद आमिर अज़ीज़। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर अज़ीज़ है। मैं साहिवाल में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपना बेसिक ग्रेजुएशन जो है वो मेडिकल कॉलेज साहिवाल मेडिकल कॉलेज से की है और उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक मेडिसिन में ट्रेनिंग की है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट साहिवाल में अभी सर्व कर रहा हूँ। ओके, आप किस एज ग्रुप के बच्चों को देखते हैं? एज ग्रुप जो है बेसिकली मेरा जो शोबा है मैडम वो है पीडियाट्रिक मेडिसिन का। पीडियाट्रिक मेडिसिन में जो पीडियाट्रिक मेडिसिन की जो एज ब्रैकेट है ना ये आर्बिट्रेरी है, अभी मतलब ये डिफाइंड नहीं है। 1970s में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो एज ब्रैकेट डिसाइड की थी वो 18 ईयर्स थी। मतलब पीडियाट्रिक मेडिसिन वाले या पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो 18 ईयर्स तक के बच्चे और बच्चियों को देख सकते हैं। तब ये ब्रैकेट डिसाइड की गई थी, लेकिन 2017 में तकरीबन आज से को 8 साल पहले अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये एज ब्रैकेट ख़त्म कर दिया। अब पीडियाट्रिशियन हर उस पेशेंट को देख सकता है जो कि पेशेंट या पेशेंट का गार्डियन पीडियाट्रिशियन को बेहतर डॉक्टर समझता है अपने बच्चे के लिए। तो अभी आर्बिट्रेरीली जो एज फैक्टर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन पीडियाट्रिक मेडिसिन वाले 18 ईयर्स ऑफ एज तक के बच्चों को देख सकते हैं। ओके, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स? देखें पीडियाट्रिक की जो ग्रुप है मैडम इसमें ना बहुत सारी बच्चों की बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं हमारे पास इन्फेंट्स का एज ग्रुप भी है, हमारे पास टॉडलर एज ग्रुप भी है, हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं, फिर स्कूल गोइंग है, फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप भी है 12 से 18। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं वैरायटी ऑफ एज ब्रैकेट के हिसाब से। मतलब अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स और होंगी, जो थोड़े से बड़े हैं उनकी प्रॉब्लम्स और हो जाती हैं। हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम अक्सर ये पीडियाट्रिशियन जब बैठे होते हैं अक्सर तो बात करते हैं कि हमारे ये सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं पेशेंट के हिसाब से। सीजनल फ्लक्चुएशन ऐसे होती है कि गर्मी का मौसम है उसमें डायरिया का सीज़न रहता है छोटे बच्चों में, मतलब जो एज ब्रैकेट छोटी है उसमें डायरिया का सीज़न समर में या फिर जैसे ही बाहर का मौसम ख़त्म होते अर्ली समर या फिर एंड वाले दिन समर के जुलाई और अगस्त के, इसमें डायरिया का सीज़न, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सीज़न, लूज मोशन वॉमिटिंग, पेट में दर्द का सीज़न ज़्यादा रहता है। फिर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं जो मतलब जो पैटर्न एडल्ट्स के हैं बच्चे उसका ज़रा ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहरहाल वीक होती है। तो जो सर्दियों का मौसम है उसमें चेस्ट कंजेशन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस तरह के पेशेंट की सर जाती है, फिर नमूनिया भी होता है। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा अब तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस की जो मैंने पिछले 8-10 साल में देखी है कि हमारे यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन जिसको सोकड़ा पंजाबी में कहते हैं, सोकड़ा का बहुत पेशेंट है। हमारे यहाँ पे 45% जो बच्चे हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब ना उनका वेट जो है वो उनके एज के हिसाब से पूरा है ना उनकी हाइट उनके एज के हिसाब से पूरी है। तो मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं या जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो वजह सबसे पहली वजह तो पॉवर्टी है। हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी है, बच्चे अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उनकी न्यूट्रिशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती, डाइट जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिलती एज अकॉर्डिंग जिस तरह बच्चे को कार्ब मिलने चाहिए, प्रोटीन्स मिलने चाहिए, फैट्स मिलने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, उस तरह मिलते नहीं हैं बच्चों को। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह एक और चीज़ जो है मल्टीपल चिल्ड्रन, फैमिली के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन है। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब एक कल्चरल भी एक चीज़ है कि मतलब 3, 4, 5 या 6 बच्चे जो है ना ये नॉर्मल फैमिलीज़ में होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो वालिद या वालिदैन है उनकी उस तरह प्रॉपर परवरिश नहीं कर पाते। अगर कोई उन बच्चों में से किसी को कोई डेफिशिएंसी हो गई है तो वो जल्दी पिक नहीं कर पाते। जब जल्दी पिक नहीं होगी तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। तीसरी एक और बड़ी वजह ये है कि हमारी यहाँ पे जो डाइट है, डाइट ही इन चीज़ों में डेफिशिएंट है। जैसे कि जो मिल्क है वो बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का, लेकिन मिल्क भी तो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इम्प्योरिटी वाला मिल्क मिलता है या उसमें पानी मिला होता है या वो पता नहीं वो दूध के नाम पे क्या ही होता है। उसके बाद जो फीमेल्स हैं जो मतलब जिनसे बच्चों की बर्थ होती है, मदर्स बजाते खुद आयरन में डेफिशिएंट हैं। जब एक वालदा खुद आयरन में या मल्टीविटामिन में डेफिशिएंट है तो वो बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती।
तो ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के ना हमारे यहाँ पे बच्चों की ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? इसको ओवरकम करने में देखें सबसे बड़ा रोल तो एजुकेशन का है, जो कि आप कर भी रहे हैं। आपको और आपकी टीम की इस एफर्ट को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट आपने एक स्टेप लिया है हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, कि लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। देखिए ये जो फैक्टर्स हैं, जो अभी मैंने 4 या 5 फैक्टर्स आपको गिनाए हैं, इनको 1 बाय 1 रेक्टिफाई किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन है। एजुकेशन पैरामाउंट है फैमिली प्लानिंग पे। फैमिली प्लानिंग वालदा का, बच्चे का, ख़ानदान का हक है। फैमिली प्लानिंग में आप एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से आप बर्थ स्पेसिंग लाजमी करें। ये लाजमी ज़रूरी है और ये आपके बच्चे का हक है, क्योंकि औलाद जो है वो बहरहाल वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि उसकी ग्रोथ करना, उसकी परवरिश करना, प्रॉपर करना। चीज़ तो ये है कि फैमिली प्लानिंग या हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। दूसरी बात, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की जा सकती है डाइट की, ऑलरेडी चल भी रही है। जैसे राइस में हम आयरन की फोर्टिफिकेशन हम देखते हैं, उसको और बेहतर किया जा सकता है। मदर्स जो हैं, जो मतलब मदर्स या मदर्स टू बी, दोनों तरह से उनमें आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर मदर में आयरन प्रॉपर है तो ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चे में भी आयरन प्रॉपर होगा। तीसरी चीज़, जो बेबीज़ हैं दौरान हमल, माओं का प्रॉपर मुआयना होना चाहिए। प्रॉपर मुआयना है तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया जा सकता है, प्रॉपर चीज़ें। फोर्थ चीज़ ये होती है कि जो हमारे यहाँ कुछ कल्चरल टैबूज़ हैं चीज़ों में से, खिलाने पिलाने की चीज़ों के मामला में बच्चों को ठोस ग़िज़ा बहुत देर से शुरू करते हैं, बहुत देर से, साल गुजर जाता है, 1.5 2 साल गुजर जाता है, बच्चे सिर्फ दूध पे रहते हैं। दूध जो है वो 6 माह की उम्र तक तो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, लेकिन 6 माह के बाद बच्चे को हर तरह की सॉलिड डाइट स्टार्ट की जानी चाहिए। ये बच्चे का हक है और बच्चे की ग्रोथ को इस तरह मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल लेवल पे इंटरवीन करके इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे की को सही खुराक नहीं मिली तो उसका अडल्टहुड में उसका इफेक्ट रहेगा या हाँ फिर? जी, बिल्कुल बिल्कुल। एडल्टहुड में उसका इफेक्ट इस तरह रहता है कि जो बेबीज़ की ग्रोथ होती है, देखें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फर्स्ट 300 डेज़, पहले 300 दिन उसकी होल लाइफ को डिसाइड कर देते हैं कि उसने पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये फर्स्ट 300 डेज़ अराउंड अबाउट 1 ईयर, 1 माह कम कर लें उससे, इसमें बच्चे की पूरी लाइफ की चीज़ों को डिसाइड कर देंगे ये। इसी के दौरान उसके ब्रेन की ग्रोथ होनी है, मैक्सिमम ग्रोथ ब्रेन की उसी टाइम पे होती है। मसल्स की ग्रोथ होनी है, बोन्स की ग्रोथ होनी है, डेंटल ग्रोथ 6 मंथ पे स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। तो इस दौरान में अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी रह गई तो उसके लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बॉडी के हर टिश्यू को बाद में बनाया जा सकता है, ब्रेन का टिश्यू दोबारा नहीं बन सकता। और ब्रेन जो है वो बॉडी का कमांड का सेंटर है। तो जितनी जल्दी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, ग्रोथ के पैरामीटर्स की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उतनी जल्दी बच्चे की ग्रोथ के जो लास्टिंग इम्पैक्ट उसके बाद पड़ते हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। ओके। अच्छा, अगर पेरेंट्स किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उनके बच्चों में जो इलनेसेस हैं वो मेजर हैं या फिर? जी बिल्कुल। उसमें देखें जो माइनर इलनेसेस होती हैं ना, वो तो मतलब हमारे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब आजकल के पेरेंट्स माशाल्लाह इस हवाले से बड़े समझदार हैं कि वो माइनर इलनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अर्ली स्टेज पे। उसके बाद क्या होता है कि जो मेजर इलनेसेस हैं जिनसे मुझे सामना करना पड़ता है और जिनको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन पे हम भी फोकस ज़्यादा करते हैं। उनमें क्या होता है कि हम अक्सर व बेशतर जो मतलब नए पेरेंट्स माशाल्लाह होते हैं या पेरेंट्स टू बी, मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रही होती हैं, उनको हमारा मशवरा ये होता है कि आप ना एट बर्थ एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मुआयना करवाएं बच्चे का। आपको लगता है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह फीड सही कर रहा है, उसकी मोशन की या यूरिन की रूटीन बिल्कुल ठीक है, फिर भी बेसलाइन का जो मुआयना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने पेशेंट को या बेबी को हेड टू टो एग्जामिन करना होता है। हेड टू टो में सर से लेकर पाँव तक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए नेग्लिजिबल है वो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या प्रोमिनेंट भी हो सकती है। तो एक दफ़ा मुआयना तो ज़रूरी है। उसमें बच्चे का बेसलाइन वेट हो जाएगा, बच्चे की बेसलाइन हाइट हो जाएगी, उसकी बेसलाइन हेल्थ की प्रोफाइल डिसाइड हो जाएगी फर्स्ट विजिट पे। वो पैदाइश के इमीडिएटली बाद भी हो सकता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ऑन कॉल बुलवा के वहीं पे एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो बच्चों की एट बर्थ होती है, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली लगवा देगा। उसके बाद
एवरी 1 मंथ, हर 1 माह के बाद आप बच्चे का वज़न करवाएं, उसकी हाइट करवाएं। ये प्रैक्टिस आइडियली 6 मंथ तक होनी चाहिए और 6 मंथ के बाद हर 3 माह के बाद बच्चे का वज़न और बच्चे की हाइट होनी चाहिए। इससे आपको बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम आप अर्ली फेज़ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर डेवलपमेंटल डिलेज भी पता लगते होंगे जी बिल्कुल अगर ऐसे ही है। रेगुलर चेकअप्स जी बिल्कुल ऐसे होता है। देखिए डेवलपमेंटल डिले, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बच्चे की ब्रेन की या बॉडी की ग्रोथ के लिए फर्स्ट 300 डेज होते हैं। बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ को डिसाइड उसकी लाइफ के इमीडिएटली 5 मिनट्स करते हैं। इमीडिएटली डिलीवरी के पहले 5 मिनट में अगर बच्चा रोया नहीं है, उसने क्राइंग नहीं की, उसने सांस नहीं लिया और उसके फेफड़े प्रॉपर खुले नहीं है, तो उसको दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होना शुरू हो जाती है। और ब्रेन जो है वो न्यूनेट का ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, किसी ख़ास पार्ट के अंदर अफेक्टेड हो गया, तो ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज की आपने बात की, हमारे पास अक्सर बेशतर बच्चे आते हैं, माएँ अक्सर बताती हैं कि बच्चा रोया नहीं था पैदाइश पे, या लेट रोया था, या बच्चे को थपकियाँ दे दे के छाती पे या बैक साइड पे थपकियाँ दे दे के मार मार के रुलाना पड़ा है। वो बेसिक यही वजह होती है कि बच्चों के दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर हो जाती है। उसके बाद ये बच्चे एक ख़ास किस्म की बीमारी का शिकार होते हैं, जिन्हें हमारी टर्मिनोलॉजी में सीपी चैड या सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे कहते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे जो है ना, वो अगर दिमाग का ज़्यादा हिस्सा मुतासर हो जाए तो वो पूरी उम्र की माजूरी में मुब्तला हो जाते हैं। वालिदैन की भी आजमाइश है, घर वालों की भी आजमाइश होती है। सिर्फ पैदाइश के फौरी बाद के 5 मिनट सारी उम्र की फेट को डिसाइड कर देते हैं। इसीलिए वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो अगर किसी के बच्चे के अराउंड हो तो वो जी, फिर जी। प्रेफर करते हैं कि सी सेक्शन करें। कुछ पेरेंट्स होते हैं उन्हें कहता है कि नहीं हमें वेजिनल बर्थ ही करनी है। हाँ जी बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सिजेरियन सेक्शन है ना, देखें ये फील्ड बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट की है, लेकिन बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, क्योंकि हम उस टीम का हिस्सा है ना, हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का हिस्सा है। उस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में गायनेकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। तो ये डिसीजन तो बहरहाल गायनेकोलॉजिस्ट ही बेहतर लेते हैं कि किसको सेक्शन करना है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके पॉसिबल एडवर्स आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं आप। मतलब अगर पीडियाट्रिशियन आपको ऑन कॉल मौजूद है, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद वो बेबी को रिससिटेट कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बच्चे को ऑक्सीजन दे सकता है, ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी तरह के आईवी इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड्स या इमरजेंसी की मेडिकेशन दे सकता है। ये उसकी एक्सपर्टीज़ है, ये उसकी फील्ड है। इन चीज़ों के साथ एडवर्स इफ़ेक्ट्स को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स को मिनिमम कर सकते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है। आपने डेवलपमेंटल डिले की एक बात की। डेवलपमेंटल डिलेज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना उसको नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा समझते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बताता हूँ। जो हमारे बच्चे होते हैं 6 वीक्स पे, 6 हफ्तों पे उनकी सोशल स्माइल आ जाती है। सोशल स्माइल होती है कि जो बेबीज़ हैं वो अपनी वालदा को देख के मुस्कुराते हैं, वालदा की रिकग्निशन आ जाती है। 6 वीक्स के बेबी में वालदा की रिकग्निशन आती है। ये सोशल स्माइल है, सोशल स्माइल में क्या होता है कि हम सोशल स्माइल से ही बच्चों की डेवलपमेंट का आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट उस पाथ पे है कि नहीं है। ठीक है। फिर 3 माह पे बच्चों का हेड कंट्रोल आ जाता है। बच्चे अपनी गर्दन संभाल लेते हैं। आप उनको बिठाएं सहारा दे के तो बच्चे अपना हेड का कंट्रोल ले आते हैं। पार्शल नहीं, फुल कंट्रोल आ जाता है, मतलब अपनी गर्दन वो संभाल लेते हैं। विद सपोर्ट आप बच्चे की कमर पे हाथ रखें, थोड़ा सा 1 हाथ या 2 हाथ रखें। 6 माह का बच्चा आपके सहारे के साथ बैठ जाएगा। 8 माह का बच्चे को उस सहारे की भी ज़रूरत नहीं है। 8 माह का बच्चा बैठ जाता है। 9 मंथ्स पे क्रॉलिंग शुरू कर देता है। 1 साल पे बच्चा विदाउट सपोर्ट खड़ा हो जाता है। और 15 to 18 मंथ्स पे बच्चा फर्स्ट या सेकंड 2 स्टेप उठा लेता है। ये पैरामीटर्स हैं ग्रोथ के, कि जो कि हर पेरेंट्स को मॉनिटर करने चाहिए। आपको खुद, पेरेंट्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारा बच्चा 3 माह का हो गया, अभी तक वो गर्दन नहीं संभाल रहा, कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी गर्दन की संभालने में या ब्रेन की ग्रोथ के अंदर उसको इरिटेशन कर रही है, तो जितना जल्दी आप कंसल्ट कर लेंगे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये सारे बच्चों में अक्रॉस एक जैसे होंगे, क्योंकि सबकी ग्रोथ तो एक जैसी नहीं होती होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो है ना, ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एवरेज
पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं अक्रॉस द ग्लोब, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब पैरामीटर्स हैं। ये प्रोबेबल टाइम है, मतलब ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है ना। लेकिन बहरहाल ये प्रोबेबिलिटी है या डेवलपमेंटल डिले का अर्ली साइन है। ये डिसीजन एक स्पेशलिस्ट ने ही लेना है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो 6 माह पे, फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है, वो अभी बैठता नहीं है, ठीक है, तो कुछ लोग तो इसको कल्चरल डिफरेंस समझ लेंगे, जी हमारे बच्चे बड़े कमज़ोर होते हैं। हमारे पास अक्सर माएँ आती हैं, फिर हमारे बच्चे डॉक्टर साहब वैसे ही बड़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन 1 साल का बच्चा अगर बैठ नहीं रहा तो ये कमज़ोरी उसकी परमानेंट है। अगर आपके बच्चे, ये डिसीजन बहरहाल एक स्पेशलिस्ट ही लेगा कि कौन सी चीज़ जो है एबनॉर्मल है और कौन सी चीज़ नॉर्मल का वेरिएंट है। आपकी बात सही है कि इसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन वेरिएशन भी 1 मंथ से ज़्यादा तो नहीं जाती। अगर 4 माह का बच्चा भी गर्दन नहीं संभाल रहा तो देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी, प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें। ओके, अच्छा वैक्सीनेशन के बारे में बताएं, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी हैं छोटे बच्चों की? हाँ जी, वैक्सीनेशन जो है ना वो एक तो जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका जो प्रोग्राम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI प्रोग्राम जिसे कहते हैं मॉडिफाइड, बेहतरीन प्रोग्राम है। उन्होंने ये 12 डिजीज़ेस हैं पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड जो है, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में चलती हैं और फिर आगे जाके अफेक्ट करती हैं, तो 12 डिजीज़ हैं, उनके खिलाफ वैक्सीनेशन EPI प्रोग्राम है। तो पंजाब गवर्नमेंट बहरहाल इस पे दाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने ये EPI का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैक्सीन बच्चों के लिए ज़रूरी क्यों है, ये एक पैरामीटर, ये एक चीज़ है। वैक्सीन बच्चों के लिए ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बीमारियाँ हैं ना, अगर वो बच्चों को अटैक कर दें, मतलब उनके जरासीम बच्चों को अटैक कर दें, तो हमारे यहाँ बच्चों में, जैसे ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया कि बच्चे वैसे ही डेवलपमेंटली अंडर डेवलप्ड हैं बच्चे ना, मतलब मेल रिच्ड स्टंटेड ग्रोथ हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी इमेच्योर है। इम्यून सिस्टम जो है वो उस बैक्टीरिया को या वायरस को वो टैकल नहीं कर सकता। अगर फुल जरासीम बच्चे की बॉडी में एंटर हो गया उसको इन्फेक्शन करते हैं। अब वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन वही जरासीम होते हैं लेकिन उन जरासीम को केमिकली कमज़ोर किया गया होता है, कि उनको वीक किया गया होता है। वो बच्चों की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। वो वीक होने के बाद क्या होता है कि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ सकता है। उससे लड़ के इम्यून सिस्टम जो है ना वो उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेता है और वो फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो अगर उस बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया बच्चे की बॉडी के अंदर जाता है तो वो इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो उसको किल कर सकता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। राइट, पाकिस्तान में तो अभी तक पोलियो भी पूरी तरह नहीं ख़त्म हो सका, हालांकि पूरी दुनिया में। तो ये पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें कोई फर्टिलिटी उनकी अफेक्ट होती है, इसलिए हमने नहीं पिलाने उनको कतरे, या फिर इस तरह की मिथ्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, उसमें जो पोलियो से देखें, पोलियो जो है ना वो बर्निंग इशू है एट प्रेजेंट। इस वक्त भी पाकिस्तान का पोलियो जो है ना वो बर्निंग इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अब पिछले 1 साल से 2024 और 2025 का पहला केस भी ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया है। पोलियो के केसेस में एक सर्ज आई है, वाइल्ड पोलियो के केसेस में, कि पूरी दुनिया में पोलियो के केसेस डिक्लाइन की तरफ से पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क रहते थे जहाँ पे सिर्फ पोलियो का वायरस रहता था। इवन अफगानिस्तान में भी पोलियो केसेस डिक्लाइन की तरफ हैं और हमारे यहाँ पे सर्ज है। पोलियो की जो वैक्सीन है टोटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड। एक चीज़ होती है इफ़ी, उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये भी WHO का प्रोग्राम है जो पंजाब गवर्नमेंट के ताउन से वो करते हैं। हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको पता होगा कि 3 माह पे जो इंजेक्शन लगता है वो फीवर करता है। पोलियो में वो एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है। पोलियो का 0 एडवर्स इफेक्ट्स नोट, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है पोलियो का, और इसकी करोड़ों अरबों डोजेज पूरी दुनिया में दी जाती हैं। दे के पोलियो फ्री किया गया। पोलियो का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि अभी तो आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पोलियो की टीम्स के साथ प्रॉपर ताउन करें। अभी एक कंपेन अभी 3 फरवरी से दोबारा स्टार्ट हो रही है पोलियो के हवाले से, क्योंकि पोलियो केसेस का सर्ज होना ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग साइन है। हमारे लिए तो ये ख़तरा है ही है, लेकिन वो लोग जो फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं उन पे ट्रैवल बैन की बातें भी सुनी गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पोलियो केसेस जो है ना उसकी सर्ज है। तो पोलियो केस की कोई भी ऐसी स्टडी अवेलेबल नहीं है कि जो एडवर्स इफेक्ट्स हो पोलियो वैक्सीन के।
ओके, अगर पोलियो के अलावा भी कोई वैक्सीन है जिसको पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं कि नहीं हमने ये नहीं लगवाना है, या फिर कुछ और भी हैं? पोलियो के अलावा यूजुअली जो है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ ईपीआई प्रोग्राम के अंदर एक वैक्सीन है जो 6 हफ्ते पे लगती है। उसकी बेसिकली 3 डोजेज होती हैं, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे। पेंटा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन, उसमें तकरीबन 6 से 7 बीमारियों के इंजेक्शन है। उसके बाद उसका माइल्ड साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि बच्चे को फीवर हो जाता है। फीवर होता है और वो बेसिकली ना बच्चों की थाइज़ पे लगता है, राइट या लेफ्ट थाई पे, जहाँ पे भी वो लगाते हैं। तो उस वैक्सीन के बाद ना स्वेलिंग हो जाती है। अब जैसे कि मैंने अभी वैक्सीन का बताया कि वैक्सीन बेसिकली जर्म्स ही हैं जिनको थोड़ा सा कमज़ोर करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे लड़के ही ताकतवर होता है, तो उस दौरान में बच्चों को फीवर होता है। तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो फीवर हमारे पास अक्सर बेशतर आते हैं, फिर वो रिफ्यूज़ल भी बाज़ दफ़ा कर देते हैं कि हमें लगवानी ही नहीं है इस तरह के इंजेक्शन। तो हम उनको गाइड करते हैं कि देखें, आज का हल्का सा बुखार, 1 या 2 दिन का बुखार बच्चे को लंबे अरसे की माजूरी या बीमारी से बचा सकता है। अच्छा, ये अब वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी है? मतलब हज़ार नहीं, 200 साल पहले नहीं थी कोई ऐसी वैक्सीन, कुछ भी नहीं थी, बट पीपल वर सर्वाइविंग। जी जी। तो अब क्यों इतना ज़्यादा इम्यूनिटी क्यों वीक हो गई है सबकी? मैं बताऊँ, देखिए उसमें है कि आपने 200 साल पहले की बात की। देखिए जो रिसर्च है ना और साइंस है, कंटिन्यूसली एवर ग्रोइंग, एवर इवॉल्विंग रिसर्च है। आज से 100 साल या 200 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? बहुत कम थी, 40, 45, मैक्सिमम 50 पे जाता था। आज कल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जापान में तो 100 प्लस है, हमारे यहाँ पे भी राउंड अबाउट 70-75 तक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये सारी की सारी साइंस की बदौलत है, अल्लाह पाक का करम है, और उसके बाद साइंस की बदौलत है। जैसे जैसे डिजीज़ इवॉल्व हो रही थी 1920s में, अभी कोविड की एक वबा आई है ना, इससे पहले 1920 में स्पेनिश फ्लू की एक वबा आई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, उससे करोड़ों लोग मर गए थे। ठीक है, आज वो वाला जो फ्लू है वो सिर्फ एक सिंगल शॉट की मार है। अब फ्लू की जो वैक्सीन है, इन्फ्लूवैक के नाम से जो वैक्सीन आती है, एक शॉट लगता है और फ्लू से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होती है। तो ये साइंस की बदौलत ही हुआ है। जिस चीज़ से एक करोड़ों लोग पहले मर गए थे, वो बस एक इंजेक्शन की बदौलत है। तो वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो भी इवॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन होती है, वायरस अपनी शक्लें चेंज कर लेता है। तो जैसे जैसे जनरेशन जो है वो बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बैक्टीरिया में, वायरस में भी जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि वो जो जेनेटिक चेंजेस उनमें आ रही हैं वो लाइफ लॉन्ग थ्रेट ना क्रिएट करते हैं।